यू मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमें समय दिया, धन्यवाद मैम। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जो हैं वो गुलदस्ता देकर डॉक्टर कृष्ण कुमार का यहाँ स्वागत करें। डॉक्टर सुरेश आगे से आगे से आ जाइए, फोटो भी ठीक आ जाएगा। थैंक यू सुरेश। और अब मैं चाहूंगा कि हमारी प्राचार्य महोदया इस विषय पर हमें हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे जो मुख्य वक्ता है उनका स्वागत भी करें। डॉक्टर राजेश कुमारी हमारी प्राचार्य। आज जो ये वक्तव्य रखा गया है, मैं वास्तविकता में साइंस के इन प्राध्यापकों की आभारी हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ महाविद्यालय प्रांगण में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता श्री कृष्ण कुमार जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत करें हमारे आज के मुख्य वक्ता का। जैसा कि बताया गया है कि हम अतिथि तो, क्योंकि आज ये मुख्य हैं, मुख्य अतिथि इसलिए कह रहे हैं, लेकिन अभी जैसा कि बताया गया है इन्होंने लगभग 22 वर्ष इस महाविद्यालय को दिए हैं। तो वास्तविकता में महाविद्यालय के निर्माण में इनका उल्लेखनीय योगदान है। जब हम रास्ते में चले आ रहे थे तो बहुत से ऐसे पेड़ थे, बहुत से ऐसे पौधे लगाए गए जो आज पेड़ बन गए हैं, और ये बताया गया कि श्री रणवीर जी और कृष्ण कुमार जी ने इसमें इनका बहुत योगदान रहा है। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके ही महाविद्यालय में। आज का जो उसके बाद मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा, और क्योंकि मैं वहाँ से चल रही थी, विद्यार्थियों को भी मैं इनका भी अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इस प्रकार के व्याख्यान आपकी सोच को उदारवादी बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, और आपको समझ में आता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। कहते हैं जैसे ही नजरिया बदलता है, नज़ारे खुद बदल जाते हैं। तो नजरिया बदलने की आवश्यकता है, और उसमें हमें देखना है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों को किस प्रकार से देखना है। बहुत ही अच्छा विषय रखा गया है, और मैं इस बात को लेकर भी प्रसन्न हूँ कि हिंदी के विषय के जो ज्ञाता हैं वो साइंस को भी जानते हैं। तो आपके लिए भी आपको ये समझना आवश्यक है कि केवल एकांगी ज्ञान जो है आज के समय में कार्य नहीं कर सकता। हमें सभी प्रकार से और सब चीजों में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम सबका होता है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि समाज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां विज्ञान की आवश्यकता ना हो या वैज्ञानिक वहां पर सोच ना हो। जैसे कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर है, शरीर में कितना पानी है, कितने पानी की आवश्यकता है, यदि विज्ञान ने हमें ये बताया है कि कितने पानी की आवश्यकता है, विज्ञान ये बताता है। समाज में देखो किस तरह से वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। यदि हमें ये पता चल जाए कि वैसे ही पानी पीना है या शरीर को पानी की आवश्यकता है, ये आपको पता ही होगा कि शरीर में 3/4 वाटर है, पानी है, और हमें उसको बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है फलदार जो पानीदार फल खाइए या पानी पीजिए, इतना पानी पीना आवश्यक है, और बहुत सारी बीमारियां केवल पानी पीने से ही दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से बहुत से अंधविश्वास को दूर करता है। जब हम समाज में हमारी सोच वैज्ञानिक हो जाती है तो हमारा अंधविश्वास आधा वैसे ही दूर हो जाता है। कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो अब जो है क्या हम इंतजार करते रहे, हम आगे चले ही ना। एक समय था जब लाइट नहीं थी, दीपक जलाए जाते थे। सड़क पर अगर कोई जानवर आगे से, आमतौर से बिल्ली है, एकदम छलांग मारकर आपके सामने से निकलती है, कोई किसी चीज पे चला जा रहा है, वो रुक जाएगा या वो गिर जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम ये जान सकते हैं कि बिल्ली जो है रास्ता काटती है तो रुक जाइए, क्योंकि वो एकदम छलांग लगाएगी, आपको पता नहीं है इधर जाएगी या उधर जाएगी। इसी प्रकार से पहले लाइट नहीं थी, हम कहते थे बिस्तर पर बैठ कर नाखून मत काटो, अलग जगह
जो है दिन में नाखून काटो, उसका मतलब यही था कि लाइट नहीं थी। इस प्रकार से वैज्ञानिक जो सोच है किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात, भाषा का जो व्यवधान था, उस भाषा के व्यवधान को हमारी वैज्ञानिक सोच ने दूर किया है। आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, आप किसी भी भाषा के हैं, आप संप्रेषण कर सकते हैं। वैज्ञानिक सोच ने ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व को एक नगर बना दिया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, यानी कि पूरा संसार एक परिवार बन गया है। ये सब वैज्ञानिक सोच के कारण ही हुआ है। विज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता है। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि हमें संतुलन जरूर बनाना चाहिए, वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर दिन हम नए वैज्ञानिक जो है खोज करते रहें, चाहे वो हमारे विध्वंस के लिए ही हो। तो जैसे कि वो कहते हैं, हृदय और मस्तिष्क का हमें संतुलन रखना चाहिए। विज्ञान विज्ञान करके हम दिल को एक तरफ रख देते हैं, हम हृदय के जो हमारे गुण हैं उनके बारे में, अब हमारे अंदर वो प्रेम नहीं रहा, हमारे अंदर वो वैश्विक जो कुटुंब की बात होती है वो हमारे यहाँ धीरे धीरे, चाहे हम कंप्यूटर से एक परिवार बन गए हैं, वो सोच दूर हो रही है। एक दूसरे का सहयोग पहले से कम हो गया है, बड़ों की रिस्पेक्ट पहले से कम करने लगे हैं, अपने आप को हम ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगे हैं क्योंकि हम बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। रास्ते में कोई पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, ये सोचकर कि पुलिस में हमें 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, हम एक व्यक्ति को मरता हुआ छोड़ देते हैं क्योंकि हम बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जाइए, थोड़ा सा वहां पर भी बैठिए, बहुत अधिक समय ना लेकर, क्योंकि कृष्ण कुमार जी इस पर अपने विचार रखेंगे, उन्होंने अपनी बात को रखा है। एक ही बात कहना चाहूंगी, विज्ञान हो, कला हो, कोई भी चीज हो, इसमें कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो सकते हैं, कि मानव से मानव के बीच की, अब देखो ये एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं वर्ण व्यवस्थाई, ये ऊंच है, ये नीच है, ये इसकी छोटी जाति है, इसकी बड़ी जाति है, इसके पीछे हमारी वैज्ञानिक सोच नहीं है। जब हमें ये पता लगता है कि हर मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है, सब एक ही है, तो हमारी सोच थोड़ी सी बदलती है कि मनुष्य से मनुष्य के बीच में हम अंतर कैसे कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक सोच इस प्रकार से हमारे अंदर एक संभाव पैदा करती है, एक समानता पैदा करती है, उदारीकरण करती है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, मानव से मानव के बीच की बाधा को तोड़ दे जो, वही ज्ञानी, वही विज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। सबसे बड़ी क्या है? मानवता है। सब सोच से ऊपर मानवतावादी सोच है। तो आप बच्चों हमेशा इसको बनाए रखना। आपने धैर्य से सुना, वास्तविकता में जो कृष्ण कुमार जी आपके सामने रखेंगे, इस पर उनका सारगर्भित जो है वक्तव्य होगा, ध्यान से सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गालिब ने बहुत पहले कहा था कि मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। तो आप सबके ख्याल है मेरे बारे में, तो अच्छा ही है। तो इस सभा में मौजूद मेरे विद्यार्थी, मेरे विद्वान साथी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पूरा साइंस विभाग, प्रोफेसर रणबीर जी और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेश जी, मैं आभारी हूँ कि आपने इस विचार विमर्श में मुझे शामिल किया और ये मौका दिया कि शायद मैं अपनी बात ये स्पष्ट कर पाऊँ कि विज्ञान और समाज विज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिस देश में ज्ञान विज्ञान फलता है वहाँ समाज विज्ञान भी फलता है, और जिस देश में समाज विज्ञान के लिए अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं वहीं पर जा कर के विज्ञान की एक भूमिका तैयार होती है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं, और इसको हिंदी में तो ऐसे बोला जाता है कि विज्ञान का क्षेत्र वस्तु विज्ञान है, एक प्रकार से बाहरी दुनिया जो आपको दिखाई देती है। और साहित्य में इसको ये बोला जाता है कि ये भाव जगत की बात है, अनुभूति की बात है। अब इस बात को समझिए कि ज्यों ज्यों मनुष्य का वस्तु जगत से परिचय होता चला गया, त्यों त्यों उसके भाव जगत का भी विस्तार होता चला गया। छोटा हस्वद आप लीजिए प्रेम की, कि दोस्त के साथ प्रेम, भाई बहन का प्रेम,
माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, वैश्विक व्यक्तियों के प्रति प्रेम, अपनी ज़मीन के प्रति प्रेम, अपने पौधों के प्रति प्रेम। देखिए आपके कितने भावों का विस्तार हो गया ज्यों ज्यों आपके वस्तु के प्रति आपका परिचय बढ़ता चला गया। लेकिन ये प्रवृत्ति पशुओं में नहीं है, क्योंकि वस्तु जगत के प्रति उनका जो संबंध है वो बहुत छोटा है, वो बहुत थोड़ी सी सीमा तक वो सोच पाते हैं, इसके बाद वो सोच नहीं पाते हैं। और इसी कारण उनके अंदर या तो केवल भय है, या केवल हम ये कहें कि भूख तक सीमित हैं, या थोड़ी सी सुरक्षा कह सकते हैं। लंबा नहीं, संयम नहीं कर सकते। मनुष्य संयम कई कई दिनों तक कर सकता है, लेकिन भूखा शेर संयम नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे हमारा वस्तु जगत से परिचय होता चला जाएगा, उसी तरह से हमारा भाव जगत भी क्या है, उतना ही विस्तार पाता चला जाएगा। हालांकि बहुत सारी जो भूमिकाएं इस मंच से रखी गई, उनमें चीज़ें बड़ी स्पष्ट कर दी हैं कि विज्ञान का संबंध प्रत्येक व्यक्ति से है। दरअसल ये जिंदगी को जीने का एक दृष्टिकोण है कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्यों है। विज्ञान इस पे चलता है। जब भी हम सोचते हैं कि ये पृथ्वी, ये पदार्थ, ये आकाश, ये चीज़ क्या है और ये चीज़ वास्तव में क्यों है, और इन्हीं के बीच मनुष्य क्या करता है, प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल का ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उनको अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है। और यहीं पर शब्द जो है वो डिजाइन होता है प्रौद्योगिकी। एक शब्द विज्ञान है और विज्ञान के साथ एक शब्द टेक्नोलॉजी है। इसको बड़े अच्छे ढंग से एक बार प्रोफेसर अरुण अर्थशास्त्री उन्होंने समझाया कि विज्ञान क्या है, कि टेलीविज़न प्रौद्योगिकी है और उसके अंदर विज्ञान क्या है, वो जो विद्युत तरंगे हैं वो विज्ञान है। और उसके अंदर जो धारावाहिक आप देख रहे हैं, जो कंटेंट आप देख रहे हैं, वो समाज विज्ञान है। कि आप उसके अंदर किस प्रकार के प्रोग्राम वहाँ से प्रसारित होंगे, ये बिल्कुल किस प्रकार का विषय है, आपके समाज की प्रकृति किस प्रकार की है। यदि वहाँ पर सुबह सुबह किसी चैनल पर कोई बाबा आपको कृपा दे रहा है, कोई बाबा आपको ये बता रहा है कि हरी चटनी खाने से आपका नुकसान हो जाएगा और लाल चटनी खाने से आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो आप ये देखिए कि वो हमारी समाज की एक स्थिति को बयान कर रहा है। यानी हमारे समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो उसकी बात पर विश्वास करते हैं, उसको अपना मानते हैं। तो ये समाज विज्ञान का विषय है। तो साथियों, ये जो यात्रा है मनुष्य की, और ये कहा जाता है कि विज्ञान वहाँ से शुरू होता है जहाँ से जिज्ञासा शुरू होती है। और इसी के साथ जब धर्म की बात आती है तो धर्म वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आस्था शुरू होती है। इसलिए विज्ञान तर्क और तथ्यों की ओर जाता है। धर्म कभी कभी इन चीज़ों से बचता दिखाई पड़ता है। धर्म के सवाल कुछ और हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन की एक पंक्ति को इन्होंने भी उद्धृत किया था कि धर्म के बिना विज्ञान जो है लंगड़ा हो जाएगा, और उसी तरह से धर्म विज्ञान के बिना अंधा हो जाएगा। इस लाइन का आखिरी हिस्सा था। तो उस जिज्ञासा जो पहली बार ये कहते हैं कि चिंपैंजी वानरों का एक समूह उस समूह से अलग हुआ, और जब उनकी पहली बार पृथ्वी पर कदम रखा, और ये कहते हैं कि जब पहली बार अपने हाथों को आज़ाद किया, इसको थोड़ा सा और सरलीकृत कर देते हैं, वहाँ से विज्ञान और कला का इतिहास जो है शुरू होता है कि वो आसपास की चीज़ों को क्या करने लगा, वो समझने की कोशिश करने लगा। कुछ चीज़ें उसने ठीक समझ ली, जो उसको समझ में आई, जो उसको नहीं समझ में आई उनके साथ वो चलता रहा। और उसी दौरान यदि आप ये देखें, हमारी मैथोलॉजी के जितने भी देवता हैं, कि उन देवताओं का बड़ा गहरा संबंध उन चीज़ों के साथ है कि इंद्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता हमारे बीच में रहा है। लंबे समय तक उसकी पूजा होती रही है, और वो तब पूजा होती रही क्योंकि जीवित रहने के लिए पानी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हुआ करती थी। और बहुत सारी जो मानवीय सभ्यताएं हैं, यानी 5 जो बड़ी मानवीय सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई हैं। हाँ, जब कृषि आ गई तब इंद्र इतना बड़ा देवता नहीं रहा। धरती के को साथ हमने क्या करने लगे, हम उसको नमस्कार करने लगे, धरती को छूने लगे, उसको आदर की भावना से देखने लगे। क्यों? क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी के कुछ हिस्से को सरल कर दिया। हम केवल पहले मांस पर जीवित थे, उसके बाद हम क्या करने लगे, भोजन का आविष्कार कर लिया। और आप देखेंगे, देखिए कि ये अवधारणा यूरोप में नहीं बन पाई तो भारत में क्यों बन पाई। इसके खास कारण हैं, क्योंकि यूरोप में लंबे समय तक क्या ठंड पड़ती रही, काफ़ी समय तक पृथ्वी पर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहाँ जो कि
शक्ति की जो भावना पैदा हुई और वहाँ पर पितृशक्ति की भावना हुई, वो आकाश की कृपा पर निर्भर थे। वो चाहते थे कि बरसात ना हो और हम ये चाहते थे कि बरसात हो। और ये कहते हैं कि ये असर यदि आपने देखना हो, बचपन में एक छोटी ही कविता पढ़ते थे कि रेन रेन गो अवे, बरसात आगे घर दौड़ लो, नुकसान करेगी। और अपने यहाँ रेन क्या है, यदि आप देखें कि बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कितने सारे गीत और गजल बरसात के ऊपर ही हैं। वर्षा सुहानी आई रे, कितने ही आप ढूंढ लीजिएगा, आपको तो 50 गीत मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बरसात का जो सीधा संबंध है वो किससे रहा, खेती से रहा। और खेती से ने क्या किया, हमारे जीवन चक्र को सरल बनाया, हमें सभ्य बनाया, आप ये कह सकते हैं। और वहीं से आप देखें, जब से कृषि सभ्यता की शुरुआत होती है, इंद्र का जो प्रभाव है वो भी क्या कम होता चला गया। अब इंद्र कोई बहुत ही सम्मान्य नेता, सम्मान्य देवता हमारे बीच में नहीं रहा है। तो हमारी मैथोलॉजी की बात हो, हमारे इतिहास की बात हो, जब आप उनको तार्किक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो हमें तथ्य बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई पड़ते हैं कि विज्ञान का संबंध किससे है, जिज्ञासा से है। और इसी जिज्ञासा को एक बार न्यूटन ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। ये कहते हैं कि एक बार न्यूटन अपने सेब के बगीचे में बैठ कर के एक अपनी किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते एक सेब जो है उसके सर पे आकर के लगा। और जब सेब उसके सर पर टकराया तो उसके दिमाग में सवाल आया कि आखिर ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और आप देखिए कि सवाल ने क्यों नीचे आया, इस जिज्ञासा ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया। और आप ये जितने भी रॉकेट आज ऊपर घूमते हैं, इनके पीछे आप देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल की कितनी बड़ी थ्योरी काम कर रही है। और उस समय सेब नीचे आए, ये कुछ समय की ज़रूरत नहीं थी। कई बार हम ये कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी हो सकती है, लेकिन आवश्यकता से भी बड़ी यदि कोई चीज़ है तो कौन सी चीज़ है, जिज्ञासा है। कि सेब तो पहले भी आ रहा था, सेब तो न्यूटन से पहले भी आ रहा था, हमेशा से आ रहा था। लेकिन हाँ, जब उसने उसके प्रति जिस दृष्टि से देखा और जिस दृष्टिकोण से देखा, उसने क्या किया, एक नई थ्योरी का जन्म किया। और यहाँ से मन से जो बोला जा रहा था, प्राचार्य महोदय ने कहा भी कि आपका जो दृष्टिकोण है बड़े मायने रखता है। और आप इसी बात को यदि हम ये देखें कि बारूद का आविष्कार तो चीन में हुआ, कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ, लेकिन बंदूक तो यूरोप में जाकर के बनी, लोहा भारत में था, रेल जाकर के यूरोप में बनी। ऐसा क्यों हुआ? तेल अरब में था, जहाज फिर यूरोप में बने जाकर के। क्यों? ये कहते हैं कि जब आपकी मशीन बनाता है तो जो 2 डायमेंशनल दुनिया है, इसमें जब आप 3 डायमेंशनल दुनिया की कल्पना करते हो तब जाकर के मशीन का आविष्कार होता है, जिसको आप अवलोकन क्रांति बोलते हैं। आप ये समझिए इस बात को कि आप यहाँ से पृथ्वी को देख रहे हैं और आप चांद से पृथ्वी को देख रहे हैं और मंगल ग्रह से पृथ्वी को देख रहे हैं, आपके परिणाम क्या आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। एक जैसे परिणाम आपके नहीं आ सकते हैं। तो उसके कारण क्योंकि यूरोप वो रास्ता तय कर चुका था और यूरोप ने रास्ता कोई आसानी से तय नहीं किया, इसके लिए उसको कुर्बानियां देनी पड़ी। आप देखेंगे कि धर्म और विज्ञान का जो युद्ध है वो पूरे यूरोप में लगभग 300 वर्ष तक लड़ा गया। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा जिसकी तस्वीर के बारे में काफ़ी जिक्र होता है, उसको पिन बनानी आती थी, लेकिन अपने सामंत की तब तक सेवा करता रहा जब तक उसने परमिशन नहीं दी कि आप पिन बना सकते हैं। यानी विज्ञान भी स्वयं किसी और सामाजिक शक्ति का क्या है, गुलाम है, ये कह सकते हैं, या किसी और सामाजिक शक्ति का क्या है, उसके ऊपर कब्जा है। विज्ञान स्वयं में ना अच्छा है ना बुरा है, आप ये समझिए। उसको इस्तेमाल करने वाली शक्तियाँ किस प्रकार की हैं, ये तय करती हैं कि उसका क्या प्रयोग होगा। जैसे हम ये कहें कि मनुष्य ने अपने विकास में पहले उसने वाष्प ऊर्जा को खोजा, फिर कोयले को खोजा, फिर उसने बिजली को खोजा, फिर उसने परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा से आपने परमाणु बम बनाना है या फिर उसका आपने परमाणु बिजली बनानी है, ये आपने तय करना है।
जो ये लाइन आती थी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान अभिशाप नहीं है। हाँ, उसको इस्तेमाल करने वाली शक्तियाँ किस प्रकार की हैं। आप देख लीजिए कि एक आपकी सेना के लोग AK-47 खरीदते हैं और एक दूसरे लोग जो हैं जिसको आप आतंकवादी कहते हैं वो AK-47 खरीदते हैं। AK-47 का तो कोई कसूर नहीं है, विज्ञान का तो कोई कसूर नहीं है उसमें। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो दृष्टिकोण पर तय होती हैं कि आप विज्ञान का किस प्रकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। विज्ञान अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि यूरोप में किस प्रकार से इतने वर्ष तक युद्ध हुए धर्म और उसके बीच में, विज्ञान के बीच में। ब्रूनो कोपरनिकस ने जब ये कहा कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, अलेक्जेंडर पोप ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चर्च का पूर्णतः क्या है? कब्जा है। यदि ऐसे कहते हैं तो चर्च की सत्ता क्या हो जाती है? खंडित हो जाती है, भंग हो जाती है। उनको जिंदा जला दिया या फिर जेल में डाल दिया। और रोजनबर्ग जिन्होंने घड़ी की खोज की, 14 वर्ष तक उन्होंने जेल काटनी पड़ी। लेकिन वहां लोग अडिग रहे अपनी बात पर और लोगों को उनकी भाषा में, अभी आप देखिए कि जिन सामाजिक शक्तियों की मैं बात कर रहा था उनकी भाषा थी लैटिन, और ज्ञान विज्ञान का जो केंद्र बना वो बना इटली, वहाँ थी इतावली। उन्होंने इतावली भाषा में पब्लिक को समझाया, कुर्बानियाँ दी, और एक दिन क्या हो गया कि चर्च की जो सत्ता है वो धराशायी हो गई। और उसके बाद ये राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ पूरी दुनिया में। कि मध्यकाल में आप देखते हैं कि जो पादरी है वो सामंत के साथ मिलकर के किसी को भी क्या कर सकता है? मृत्यु दंड दे सकता है, जला सकता है, उसको नस्ते नाबूद कर सकता है। लेकिन आज नहीं कर सकता, भारत में भी नहीं कर सकता। आज भारत में भी यदि कोई धर्मगुरु है वो भारत के प्रधानमंत्री को सुझाव दे सकता है, आदेश तो नहीं दे सकता। और भारत का प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? किसी भी इस तरह का कोई धर्माचारी है, यदि उसका अपराध सिद्ध होता है उसको जेल में भी डाल सकता है। उदाहरण आपके सामने, आसाराम एंड कंपनी को आप देख सकते हैं। ये स्टेट की शक्ति है कि धीरे धीरे पब्लिक जो है वो यहां तक पहुंची है। लेकिन ये कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं रहता। किसी भी व्यक्ति को या ये कहें किसी भी राष्ट्र को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। उसके साथ दूसरी शक्तियां लगातार कार्यरत रहती हैं। कि यदि ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली शक्तियां समाज में सक्रिय हैं तो आप देखिए कि अविज्ञान को बढ़ाने वाली शक्तियां भी समाज में सक्रिय होती हैं। आप 2-3 देशों की तुलना कर लीजिए, आप पाकिस्तान की तुलना कीजिए, आप भारत की करिए, आप इंग्लैंड की करिए। तीनों जगह लोकतंत्र है, तीनों जगह जनता क्या करती है? अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है। लेकिन तीनों जगह क्या है? स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। यदि हम ये कहें कि पाकिस्तान का जो समाज है वो हमसे ज़्यादा क्या है? रूढ़िवादी है। भारत का जो समाज है उससे कम रूढ़िवादी है। इंग्लैंड का जो समाज है वो और भी कम रूढ़िवादी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है? तर्क को स्थापित किया है, अपनी आस्था को तर्क से परिभाषित किया है। लेकिन हमारे यहाँ आस्था अभी तक पूर्णतः तर्क से परिभाषित नहीं हुई है। क्यों? जब राजस्थान का कोई जज ये बोलता है कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है कि जब वो रात दिन ऑक्सीजन छोड़ता है, कि मोर जब नाचता है और उससे आंसू जब गिरते हैं तो मोरनियां उस प्रजनन क्रिया को आगे बढ़ाती हैं, तो वहां पर सोच करके ताज्जुब होता है कि अंधविश्वास जो है कितने गहरे स्तर तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि समय जो है कोई भी चीज़ एक ये देखिए खास समय में पैदा होती है एक ज़रूरत के हिसाब से, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है वो उस चीज़ की उपयोगिता भी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाती है। चिट्ठियाँ तो अपने युग में ख़त्म हुई, चिट्ठियों का तजुर्बा तो हम सबको रहा होगा कि, और चिट्ठियाँ जब ख़त्म हुई और उसको लेकर के चिट्ठियों को लेकर के कितने सारे गीत गज़ल लिखे गए होंगे, वो सब आपके सामने हैं। कि फूल तुम्हें भेजा है खत में से लेकर के जब
गुरदास मान ने कहा कि तुसी चिट्ठियां लिखना भूल गए जब इसे टेलीफोन लग गया। वो बता रही हैं कि टेलीफोन ने चिट्ठियों को बाहर कर दिया है। अब चिट्ठियां लौट के नहीं आएंगी, जब उनका जीवन कितनी ही अच्छी क्यों ना रही हो, उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। क्यों? उसकी जगह मोबाइल में जो टेक्स्ट मैसेज है इसने ले ली है। तो कोई भी चीज़ जो खत्म हो जाती है पुनः आप उसको जीवित नहीं कर सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी से एक बार किसी ने पूछा था कि भगवान ने मनुष्य को आंखें आगे क्यों लगाई हुई हैं। किसी ने यूँ पूछ लिया, आगे देखने के लिए कि मनुष्य का जो इतिहास है वो आगे की ओर जाता है, पीछे की ओर नहीं जाता। यदि जरूरत होती पीछे से सबक ले सकता है, सबक वो ले सकता है, लेकिन जाएगा हमेशा कहाँ? आगे की ओर। बैलगाड़ियाँ कितनी अच्छी रही हों, आपको बहुत अच्छी लगती हों उनकी कल्पना करके, लेकिन बैलगाड़ियों का युग तो दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। उसी प्रकार से देखिए कि गाय बहुत पूजनीय रही, बहुत श्रद्धा की चीज़ हमारे बीच में रही, लेकिन इतनी पूजनीय, इतनी श्रद्धा, उनको कोई सड़कों पे छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी एक सामाजिक ज़रूरत इस समय ख़त्म हो गई है कि वहाँ पर जो खेती में जो काम है वो हल नहीं करता, अब वो उसकी जगह पर ट्रैक्टर आ गया है। और गाय की का जो ये कहें कि दूध की दृष्टि से, यानी आएगी गाय तो तब आ सकती है जब क्या हो, जब वो अत्यधिक दूध दे, यानी कि भैंस के मुकाबले में जो उसकी दूध की शक्ति है ज़्यादा बढ़ जाए। पहले तो कई बार ऐसे बोलते थे कि लोक मुहावरा था। देखिए आप लोक मुहावरे में चलती चलती चीज़ें भी किस प्रकार की इंटरेस्टिंग होती हैं कि बहू को तो लड़का हो जाए, ठीक है ना, और भैंस को कटड़ी हो जाए, और गाय तो शायद बछड़ा ही दे दियो। बछड़े में भी अपना हित देख रहे थे, लेकिन अब नहीं कहता कोई गाय बछड़ा दे दियो। अब तो गाय यदि है तो बछड़ी के रूप में है, बछड़े के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सामाजिक ज़रूरत खत्म हो गई, और हर चीज़ की ऐसी होती रहती है। इस आदमी जो है लगातार क्या करता है? आगे बढ़ता रहता है। तो मनुष्य इसी दौरान बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। उन प्रौद्योगिकी का उसने किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ किस पे तय करता है? हमारी उन सामाजिक शक्तियों पर या उस वर्ग पर। आप ये समझिए कि जो पूरी दुनिया में एक प्रकार से सत्ता में है, जो डिसाइड करता है कि आगे का जीवन किस प्रकार का रहेगा। एक बहुत पहले हिंदी में एक कहानी छपी थी इसको लेकर के, रोबोट को लेकर के। ये कहानी लगभग छपी होगी 2000 के आसपास की कहानी छपी होगी। तब तो जो रोबोट हैं वो परिकल्पना चल रही थी, वास्तविक रूप में हमारे सामने नहीं थे। अब तो रोबोट आ चुके हैं और बहुत सारा जो काम है वो किस में होता है आप देख लें। ये बड़ी मात्रा में रोबोट जो उस काम को कर रहे हैं, चाहे वो गूगल में कर रहे हों, चाहे वो किसी कार कंपनी में कर रहे हों, ठीक है ना। कई जगह वो रोबोट जो है अपना काम हमारे जीवन में हस्तक्षेप है। और जापान में तो एक ऐसा होटल भी है जहाँ पर पूर्णतः जो रोबोट है वो क्या करते हैं, आपका चेक इन से लेकर के चेकआउट तक सारा काम वही करते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि एक साइंटिस्ट है वो रोबोट बनाता है। अब साइंटिस्ट ने रोबोट बना लिया और ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए चमत्कारी तकनीक है, और उसने कहा कि ये दुनिया को पूर्णतः बदल देगी। और जब ये बात उसके रिसर्च पेपर पूरी दुनिया में छपने लगे, उसको नोटिस किया गया। नोटिस करते करते क्या हुआ कि तय किया कि ये काम वास्तव में बहुत बड़ा है और इसके लिए उसको पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और वो दिन भी आ गया और रोबोट ने उसके जीवन को भी आसान कर दिया कि उसके जूते को पॉलिश कर देता है, उसकी गुड़िया को बैग तैयार कर देता है, उसका लंच बॉक्स वो अच्छी तरह से तैयार कर देता है, बेटी को कपड़े वो दे देता है। यानी सारे एक नौकर जो काम करता है रोबोट उसका वो काम कर रहा है। ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। और साहब वो दिन आ गया जिस दिन उसको पुरस्कार देना है, और इसी तरह से पूरी सभा बैठी हुई है और उसको बुलाया गया कि आपने तो मानव सभ्यता के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है ये आपकी जो खोज है, और उनको पुरस्कार दिया गया और कहा गया कि आप बोलिए। अब ये प्रक्रिया उस मंच से चल रही है और वहाँ पर उसकी बेटी है वो भी बड़ी प्रतिभाशील है। उसको भी क्या किया जाता है कि बहुत अच्छे नंबर आते हैं आज, और बहुत अच्छे नंबर आए तो उसकी मैडम भी उसको बड़ी तारीफ़ करवाती है, उसके साथ क्लैपिंग करवाती है, ताड़ियाँ बजाती है। आज वो भी बड़े प्रफुल्लित मूड में है और उसको बड़ी जल्दी है कि मैं घर से बड़ी जल्दी बस से उतर करके और अब मैं अपने पापा के पास चला जाऊँ। वो ऐसे सोचते, दो दृश्य एक साथ चल रहे हैं।
अब वो वहाँ से रोबोट के जो क्या कर रहे हैं, वो किससे बता रहा है, ठीक, वे रोबोट जो है दुनिया में किस प्रकार की तब्दीलियाँ लेने वाला है। और वहाँ पर वो गुड़िया जो ही बेल बजाती है, रोबोट बाहर आता है उसको लेने के लिए, वो क्या करती है, उसको एकदम से उस रोबोट के साथ लिपट जाती है। और लिपटते ही क्या होता है कि गर्दन के पास जो बटन है उससे प्रेस हो जाता है गलती से, और रोबोट की सारी फंक्शन उल्ट जाती है और उस गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये उस समय कहानी लिखी गई थी कि तकनीक क्या कर सकती है, आपको हानि भी पहुंचा सकती है, कि हमने तय करना पड़ेगा कि हमने तकनीक का कहां तक इस्तेमाल करना है। कि आपने चंद्रमा पे रोबोट भेजना है तो बहुत अच्छा है, आपने खदान में रोबोट को उतारना है तो बहुत अच्छा है, कि वो काम जहां से कम दुर्घटना घटने के चांसेस हों, ठीक है ना, कि जैसे भी मनुष्य का जीवन बचता है जिस भी तकनीक से वो बहुत बेहतर है, लेकिन यदि कोई तकनीक इस प्रकार की है तो मनुष्य जो क्या करता है, समाज विज्ञान क्या करता है, उसको सोचता है, उस पर बातचीत करता है, लोगों को सचेत करता है। तो धीरे धीरे इस तरह से प्रौद्योगिकी और ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण जितना पब्लिक का सचेत होता है, उतना ही क्या होता है, वो समाज ज्यादा बेहतर स्थिति में होता है। एक बार अब्दुल कलाम से किसी ने पूछ लिया जब राष्ट्रपति बने कि शुभ और अशुभ क्या है, और ये कहते कहते कि आप किस दिन आप वो शपथ लेंगे, आप राष्ट्रपति बने हैं, आप अपना दिन जो है वो डिसाइड करें, जो शुभ मुहूर्त है उसको डिसाइड करें। तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही कि 24 घंटे पृथ्वी जो घूमती रहती है, प्रत्येक पल मेरे लिए क्या है, शुभ है। तो शुभ अशुभ कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह से हॉकिंग्स एक बार भारत में आए, स्टीफन हॉकिंग्स, और उनसे पूछा कि ईश्वर क्या है। भारत के एक पत्रकार ने बात उससे पूछी, उसने कहा कि ईश्वर जो भी है, लेकिन जो प्राकृतिक शक्तियों की खोज कर ली गई है उनको तो वो भी नहीं तोड़ सकता। यानी हमारी आस्था, जिसको हम कह रहे थे कि एक तर्कमूलक आस्था हमारी होनी चाहिए, यदि हमारी आस्था है तो उसके पीछे भी क्या होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। ये जब लॉजिक नहीं होता तब आस्था क्या करती है, रूढ़ी में तब्दील हो जाती है बड़ी जल्दी, और जब वो रूढ़ी बन जाती है फिर वो क्या करती है, फिर हमारे सोचने समझने के दृष्टिकोण को संकुचित कर देती है। फिर चीजों को समझने का दृष्टिकोण क्या हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। ये कहते हैं कि एक बार एक घर में शादी हो रही थी और उनके घर में एक पालतू बिल्ली थी। बिल्ली की बात यहाँ से आई है। अब उन्होंने क्या किया कि बिल्ली कभी दूध ना पी जाए और कभी मिठाई ना खा जाए, क्या किया उसको, जब वो जाने लगे बारात में, एक टोकरे के नीचे उसको बंद कर दिया। ठीक, अब टोकरे के नीचे बंद कर दिया और वहां पर 5-7 साल का बच्चा था, वो भी उस चीज को देख रहा था। ठीक है जी, बात आई गई होगी। अब वो दिन भी आ गया जब उस बच्चे की शादी होनी है। अब शादी के लिए बारात तैयार हो गई। जब शादी के लिए बारात तैयार हो गई तो उस बच्चे ने फिर कहा कि उस बिल्ली को तो टोकरे के नीचे बंद कर दो। यानी जिस बिल्ली को उस समय जरूरत थी कि हमने अपना दूध बचाना है, मिठाई बचाना है, बाद में क्या बन गई, वो एक रूढ़ी में तब्दील हो गई। तो कई जो चीजें हैं वो एक जरूरत में पैदा होती हैं, क्योंकि समय गतिशील है, वस्तुएं गतिशील हैं, उनके रूप बदलते रहते हैं, और उस बदलते हुए रूप में ही मनुष्य क्या करता है, नए ज्ञान को खोजता है, प्राप्त करता है, और इसी तरह से वो पुराने ज्ञान को क्या कर देता है, वो छोड़ देता है, उसके साथ चिपका नहीं रहता। कि विज्ञान जो है अपने अंदर क्या करता है, बड़ी जल्दी सुधार करने की कोशिश करता है, जबकि धर्म का जो कर्म कांडीय रूप है वो अपने अंदर सुधार करने की कोशिश नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि दिल्ली में बुराड़ी जो कस्बा है, परिवार के 11 व्यक्तियों ने एक साथ सुसाइड किया था, हिला दिया था पूरा, मतलब भारत में खबर बनी थी बड़ी तकड़ी कि 11 व्यक्ति एक साथ सुसाइड करें। उनको लगता था कि कोई दिव्य आत्मा आती हैं और हम सबको बुलाती हैं, और उसका वो क्या कर रहे थे, कुछ अपने ढंग से कर्मकांड भी कर रहे थे। किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया, जिज्ञासा नहीं आई कि नहीं, मरने के बाद कोई दिव्य आत्मा नहीं आती, ये तो किसी और चीज के लिए डिजाइन की गई चीजें हैं। यदि आप देखें
कि जो इस प्रकार के कर्मकांड करे जाते हैं उसके पीछे भी एक खास प्रकार की फिलॉसफी है, एक खास प्रकार का दर्शन काम कर रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो बिना कुछ किए ही क्या करना चाहता है, लाभ प्राप्त करना चाहता है। उसको पता है और वो प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल करता है, उसको इस चीज का ज्ञान है, लेकिन भोले भाले जो व्यक्ति हैं उस चीज को समझ नहीं पाते, उनकी बातों में आ जाते हैं और एक दिन क्या हो जाता है, उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बहुत बार ये बात उठती है जैसे कि हम श्राद्ध करते हैं, खास करके पिता के लिए। एक व्यक्ति ने ये सवाल उठाया कि भक्त प्रहलाद तो बहुत ही, उससे बड़ा तो कोई श्रद्धावान व्यक्ति होगा ही नहीं, लेकिन उसके पिता ने उसके साथ क्या किया। भक्त प्रहलाद की जो कहानी है उस सबको हमें पता है, क्या उसे करना चाहिए? क्या एक शराबी व्यक्ति जो अपने औलाद की सारी जमीन जायदाद बेच करके चला जाए, क्या उसका श्राद्ध करना चाहिए? क्या एक व्यक्ति जिसके कारण पूरे घर में कारगिल मचा रहता हो, क्या उसको करना चाहिए? नहीं। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि हमारी आस्थाएं भी क्या होनी चाहिए, तरक मूलक होनी चाहिए। जब हम तरक की ओर बढ़ते हैं तब चीजें क्या दिखाई पड़ती हैं, हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने दिखाई पड़ती है। ये बड़ा सवाल चलता रहता है बहुत बार कि हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान बड़ा विकसित था, खास करके मैथोलॉजी को लेकर के कई सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन मैथोलॉजी के बारे में वो कहते हैं कि यदि आप उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो बहुत शानदार चीज़ है, यदि आप इस्तेमाल नहीं करना जानते तो बहुत घातक चीज़ है। यदि आप ये कहेंगे कि तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि जीवन और जगत की जो समस्याएं आई हैं उनसे आप क्या कर रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं। और ये कोरोना के दौरान ऐसा हुआ कि जब हमने ये मान लिया कि कोरोना की दवाई हमारे पास है और उसके कितने गंभीर परिणाम आए, और अंततः उसका इलाज भी किसने दिया, विज्ञान ने ही उसका इलाज निकाला। और जो व्यक्ति इसका प्रचार कर रहे थे वो स्वयं क्या करते रहे, सबसे पहले टीका लगवाने के लिए सबसे आगे थे। जो भोले भाले लोग थे वो तो नदी में कूद रहे थे। आप देखेंगे कि शुरू में सरकार को बड़े प्रयास करने पड़े कोरोना की दवाई लोगों को लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अंधविश्वास था। तो यदि वो भाव जगत की अपनी प्रेरणा बनती हो मैथोलॉजी, तो बहुत बड़ी चीज है। जब भी आप वस्तु जगत के तमाम प्रश्नों को यदि दरकिनार करके ये कहना चाहते हैं कि तमाम चीजें हमारे पास हैं, इसका मतलब ये है कि जीवन का कोई समाधान या कोई शोध आपके पास नहीं है। हमने अपने आप को, जैसे चतुर्मुर्ग अपने आप को क्या करता है, अपने ही पंखों के नीचे दबा लेता है, उस तरह की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसका एक गहरा जो संबंध है, आप देखेंगे कि आखिर हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान क्यों नहीं पैदा हो रहा है कि 17% तो हमारी पॉपुलेशन है दुनिया की, और ज्ञान विज्ञान में तो हमारी 1% भी योगदान नहीं होगा। मैं तकनीक की बात नहीं कर रहा हूँ, तकनीक तो बहुत छोटी सी चीज है। जरूरी नहीं है जिनके पास तकनीक है वो समाज उन्नत है। ईरान तकनीकी रूप से भारत से उन्नत है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भारत से पिछड़ा हुआ देश है। ऐसे बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तकनीक से नहीं बदलता कुछ भी। तकनीक से जिंदगी में काम करने का तरीका तो सरल हो सकता है, लेकिन चीजें नहीं बदल सकती। और इसका जो गहरा संबंध है भाषा से किस प्रकार है, आप देखिए कि आखिर क्या कारण है कि आपके सारे के सारे नोबेल पुरस्कार बांग्ला भाषा से निकल रहे हैं। आप सीवी रमन को लें, बोसन इफेक्ट को लें, बोस थे, टैगोर को लें, अमर्त्य सेन को लें, अभिजीत बनर्जी को लें, ऐसा क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि अपनी भाषा में वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। चिंतन और मनन का कार्य केवल और केवल किस में हो सकता है? आपकी अपनी भाषा में हो सकता है। दूसरी भाषा में आप रट तो सकते हो, तथ्यों का अंबार लगा सकते हो, लेकिन सोचने की दृष्टि नहीं बदल सकती। और अमर्त्य सेन जो बोलता है, यदि अमर्त्य सेन का एक बार इंटरव्यू मैंने पढ़ा, उनके नाना जी थे क्षितिज मोहन, और क्षितिज मोहन कहां पे काम करते थे? शांति निकेतन में टैगोर के साथ। वो क्षितिज मोहन जिन्होंने सबसे पहले कबीर पे काम किया, हिंदी में तो बाद में काम हुआ कबीर पे। और वो सब टैगोर को अपनी प्रेरणा क्यों मान रहे हैं?
टैगोर को तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसने किस में लिखा? अपनी बांग्ला भाषा में लिखा। तो जो भी देश अपनी भाषा में अपने चिंतन को बढ़ावा देता है, अपनी शिक्षा को बढ़ावा देता है, वहां पर क्या होते हैं? इस प्रकार के बुद्धिजीवी जन्म लेते हैं, चिंतक जन्म लेते हैं। वो समाज को क्या बनाते हैं? लचीला बनाते हैं, उसकी कठोरता को तोड़ते हैं। जब तक समाज के पास जिंदगी जीने का यदि एक ही दृष्टिकोण है, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। उस समाज के पास यदि जिंदगी जीने के कई सारे दृष्टिकोण हैं, और वो कई सारे जो दृष्टिकोण हैं वो किसका मसला है? समाज विज्ञान का मसला है। और उसी समाज विज्ञान में से मैं कुछ देर पहले जब मैंने अपने लेक्चर शुरू किया तो मैंने एक बात रखी कि ज्ञान विज्ञान का और समाज विज्ञान का कितना गहरा संबंध है। और ये कहा जाता है कि आखिर भारत में जीरो क्यों पैदा हुआ? यूरोप में क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? तो भगवान दास ने, एक इतिहासकार है भगवान दास, ठीक, लेकिन उपन्यासकार भी हैं, अपने अपने राम एक उपन्यास भी है उनका। उन्होंने इस बात का एक जवाब दिया, क्योंकि भारत में अवधारणा है बर्मा की कि भगवान है भी और भगवान नहीं भी है, और उसी तरह जीरो है भी और जीरो नहीं भी है। तो किसी भी देश का जो ज्ञान विज्ञान है, उस देश की खास सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का क्या होता है? जन्म होता है, उसकी एक देन होती है। आखिर भारत में मसाले क्यों हुए? कि मसालों का तो बहुत बड़ा देश रहा है, 9वीं 10वीं शताब्दी तक बहुत बड़ा बिजनेस भारत ने किया पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु इस प्रकार की, 6 ऋतु में है तो 6 प्रकार की वनस्पतियां हैं। आप देखिए कि उस वनस्पतियां कितने प्रकार की होंगी। यदि रेगिस्तान में कितनी वनस्पतियां पैदा हो जाएंगी, या बर्फीले प्रदेशों में कितनी वनस्पतियां पैदा हो जाएगी? नहीं हो पाएंगी। एक खास कारण है। हाँ, कह सकते हैं आप 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी तक जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बाद जो दुनिया ने काम किया वो हमसे बहुत अच्छा काम किया। कि आप देखिए कि वहां से अलबरूनी भारत में आते हैं और भारत के ज्ञान विज्ञान का अनुवाद करके अरब में लेकर के जाते हैं, अरब से इटली पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उनको भूख है ज्ञान विज्ञान की। हमें ज्ञान विज्ञान की भूख है हमारी खत्म हो गई थी। और एक बार एक व्यक्ति ने इसको इस तरह से बताया, एक विद्वान ने, कि भारत के जो राजा हैं वो जब किले बना रहे थे 12वीं 13वीं शताब्दी में, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड बना रहा था। ये मूलभूत अंतर है कि हम किस चीज को बना रहे हैं। आपके हर काम में समाज का जो दर्शन है वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है। कि आप तकनीक कोई भी बना लें, आप देखिए कि जो लिंग निर्धारण की तकनीक है वो हमारे यहाँ बैन है, जबकि बाहर बैन नहीं है। उससे तो बच्चे के लिंग की प्रकृति, उसको आने वाली बीमारियों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, लेकिन हमारे समाज की इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं है। तो उस समाज का जो दर्शन है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, ये तय करती हैं कि वहां किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान फल फूलेगा और वो समाज किस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ावा दे रहा है या फिर उनको बैन कर रहा है। तो इन तमाम चीजों पर मुझे नहीं लगता कि वैज्ञानिक चेतना का जो सवाल है वो केवल और केवल विज्ञान से संबंधित है, बल्कि ये उसी तरह से हर व्यक्ति से, और ये कहें कि राष्ट्र की प्रत्येक संस्था से इसका संबंध है। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये इस प्रकार का विषय, आप यदि यहाँ पर खड़े होंगे तो आपके अंदर से भी न जाने कितने तथ्य और कितनी बातें निकल करके आएंगी। लेकिन ये कहा जाता है कि धीरे धीरे, मैं एक कविता सुनाकर के बात को खत्म करूंगा, कि भारत में जो विचारों की कमी जो है लगातार महसूस की जा रही है। और ये कविता कब लिखी गई? ये कविता लिखी गई जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत में आई। श्रीकांत वर्मा ने इस कविता को लिखा कि कौशल में विचारों की कमी है। कि जिस समाज में या जिस देश में विचारों की कमी हो जाती है, यानी एक ही दृष्टि पर जब वो देश चलता है, तो उसका जो समाज है वो क्या करता है? घातक परिणामों को भोगता है। यदि केवल एक दृष्टि है, एक दृष्टि से भी प्राय ये है, जैसे हम ये कहें कि जिहाद की कहें या विधर्मियों की कहें
या ईसाइयत की कहूँ, मेरे लिए इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब आप केवल एक दृष्टि अपनाते हो तो आप दूसरे का क्या करते हो, विरोध करते हो, उसके प्रति एक नफरत आपके दिलो दिमाग में जन्म लेना शुरू करती है। तो श्रीकांत वर्मा ने उस कांग्रेस की आलोचना करते हुए उसमें इस कविता को लिखा था, लेकिन वो कहते हैं कि साहित्य केवल तात्कालिक नहीं होता, उसको बड़े गहरे अर्थ होते हैं, लंबे समय तक वो चलता है। इसी कारण कलाओं को इसलिए मूल्य दिया जाता है कि वो उस भाव को दूर तक ले जाती है। मैं इस कविता को शुरू करता, लेकिन उससे पहले संभवतः एक लाइन है वो मुझे कह देनी चाहिए कि स्वतंत्रता जो है वो जरूरत का स्वीकार है और विज्ञान जो है जरूरत का संज्ञान है। मुझे पानी पीना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं अपना पानी पीने के लिए, कोई भी पानी पी सकते हैं, लेकिन ये पानी शुद्ध हो ये विज्ञान का मसला है और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे ये समाज विज्ञान का मसला है। इतने गहरे रूप से हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं इस कविता को शुरू करता हूं। कौशल में विचारों की कमी है। ये बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, महाराज की जय हो। युद्ध नहीं हुआ लौट गए शत्रु, युद्ध नहीं हुआ लौट गए शत्रु। वैसे हमारी तैयारी पूरी थी, वैसे हमारी तैयारी पूरी थी। 4 अक्षोणियों थी सेनाएं, 10 सहस्र, लगभग इतने ही हाथी, कोई कसर नहीं थी। युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता, युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता। न उनके पास अस्त्र थे, न अश्व, न हाथी, युद्ध हो भी कैसे सकता था। न उनके पास अश्व थे न हाथी, युद्ध हो भी कैसे सकता था। जो भी हो जय आपकी है, जो भी हो जय यह आपकी है। बधाई हो, राजयुग पूरा हुआ, आप चक्रवर्ती सम्राट हुए। वे सिर्फ कुछ पर्सन छोड़ गए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है और जिसके कारण इस कविता का सौंदर्य है कि वे कुछ पर्सन छोड़ गए, जैसे कि यह कौशल अधिक दिन टिक नहीं सकता, कौशल में विचारों की कमी है, कौशल में विचारों की कमी है। धन्यवाद। हमारे पास जो आज के वक्ता हैं उनके जो विचार हैं वो ऐसे रहेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इतनी देर इंतजार किया। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक सोच है, जैसा कि सर ने बताया कि ये कोई विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। जब भी हम किसी भी समस्या को उसके तथ्यों के आधार पर जांचने की कोशिश करेंगे तो उसको ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। देखो, विज्ञान में और आस्था में जो मुख्य जो डिफरेंस है, विविधता है या कहेंगे कि अंतर है, वो ये है कि विज्ञान अपनी गलती को मानता है, उसमें सुधार करता है, आगे बढ़ता है, फिर से गलती होती है, एक्सेप्ट करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन आस्था में आप जिस बात के ऊपर आके टिक गए तो टिक गए। अगर आपने उस आस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया तो आप धर्म विरोधी हो जाओगे। लेकिन आपने अगर विज्ञान पे कोई सवाल खड़ा कर दिया तो आपको शाबाशी मिलेगी कि आपके पास इतनी बुद्धि है कि आपने उसके ऊपर सवाल किया है। अब आप सोचिए कि आपका समाज कैसा हो, आपके विचारों की स्वतंत्रता उसमें हो या आपको सोचने से रोक दिया जाए। इसलिए वैज्ञानिक चेतना की जरूरत हमें महसूस होती है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी हो ही नहीं सकती, जैसा सर ने भी कहा कि जो पुरातन समय में जो चीज सही थी वो आज भी सही हो, क्योंकि समय बदल रहा है, शताब्दियां बदल गई हैं, तो विचारों का बदलना बहुत लाजमी है। हो सकता है कि उन दिनों में, उन शताब्दियों में कुछ बातें बहुत सही हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बातें आज के परिदृश्य में, आज के समाज में वो ठीक रहें। हमारे हिंदू समाज में
महिलाओं को शिक्षित करना बहुत लंबे समय तक निषेध रहा और धर्म ने बिल्कुल तकड़े शब्दों में पैरवी भी की। हमारे समाज में बाल विवाह रहा, उसकी भी पैरवी हुई। हमारे समाज में सती प्रथा भी रहा, उसकी भी बहुत अच्छे से पैरवी हुई। लेकिन समय के साथ हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया ना, और ये ज़रूरी भी था छोड़ना, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो समाज सड़ जाता और हमारा देश और ये दुनिया, क्योंकि इस दुनिया को आज के समय में पहुंचाने में भारतवर्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर हम नहीं बदलते तो ये दुनिया नहीं बदलती। तो इस दुनिया को बदलने के लिए हमने अपने अंदर जो कमियां थी उसमें सुधार किया, और उन सुधारों को हमारे दिमाग में लाने की जो पहल है वो वैज्ञानिक चेतना ने की है। इसलिए समाज में अगर कोई भी विचार चलता है ना, वो यूं ही नहीं चलता। दिमाग में जब कोई विचार आता है उससे ही बढ़ती है। किसी एक व्यक्ति में पहले बार विचार आया होगा कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, किसी एक व्यक्ति में पहली बार विचार आया होगा कि मैं आसमान में उड़ सकता हूं, तभी तो हवाई जहाज बने, तभी तो महिलाओं की शिक्षा शुरू हुई। लेकिन अब भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे विचार फैले हुए हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव हमें जो है वैज्ञानिक चेतना ही दे सकती है। कृष्ण सर ने बिल्कुल सच कहा। गीता में भी जब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे थे, तो अर्जुन ने भी यही सवाल उठाया था कि सत्य क्या है। तो श्री कृष्ण जी ने भी उसके बारे में यही चीज़ कही थी कि मेरी नज़र में कोई भी बात या कोई भी घटना, कुछ भी जो है सत्य तभी है जिसको तर्कों की कसौटी पर कसा जा सके। अगर कोई बात तर्कों से सिद्ध हो जाती है तो वो मेरी नज़र में सत्य है। यानी वहाँ पर भी भगवान कृष्ण हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी बात का समर्थन जो है आपने अंधभक्ति से नहीं करना है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक, एक तर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस तर्क या उस लॉजिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपको उस कार्य के प्रति तर्क और लॉजिक पता चल जाइए, तब आप निश्चित रूप से निर्धारित करिए कि आपने वो कार्य करते रहना है या उसको छोड़ देना है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर इस तरह का दृष्टिकोण पैदा नहीं करेंगे तो आप चली हुई बातों पर ही हमेशा चलते रहेंगे। और हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह जी ने भी यही कहा है कि आप किसी भी बात का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे बाप दादा उसका समर्थन करते थे या सदियों से चले हुई बातें हैं। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में ये बता दिया था कि कोई भी इस तरह से अगर चलेगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। ये देश आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन ये देश रहने लायक नहीं होगा अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और आप सब ने भी बहुत बड़े धैर्य से सुना। तो अब मैं डॉक्टर सुरेश को बुलाना चाहूँगा कि वो हमारे आज के मुख्य वक्ता और हमारे आज के जो श्रोतागण हैं और हमारे विद्यालय की जो प्राचार्य महोदया हैं उन सब का जो है धन्यवाद करें। डॉक्टर सुरेश। धन्यवाद गुलाब सर, आपने मेरे अंदर ये विश्वास रखा कि मैं यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करूँ। माननीय प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर कृष्ण कुमार मुख्य वक्ता और मंच पर विराजमान मेरे साथी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं उसके लिए और यहाँ पर आने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर उपस्थित होने पर इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। डॉक्टर कृष्ण कुमार सर, आपने बहुत ही अच्छे और हमें इंस्पायरिंग
इंस्पिरेशनल लेक्चर आपने हमें दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रिंसिपल मैम डॉक्टर राजेश रानी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सपोर्ट किया। मैं डॉक्टर दीपा, डॉक्टर गुलाब सर, पूरे साइंस फैकल्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने में हमारी बहुत मदद की। सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर कीमती समय दिया। धन्यवाद।